हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर राजनांदगांव से मिल रही है। करमतरा गांव में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले हैं। पत्नी और 2 बच्चों के शव कुएं में मिले और पति का शव घर के बाहर फांसी पर लटका हुआ मिला। तो लालबाग पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और तफ्तीश कर रही है। आलोक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, 4 शव मिले हैं, इलाके में सनसनी है। स्वाभाविक सी बात है कि लोग सकते में होंगे, पुलिस भी इसी तनाव में होगी कि आखिर क्या हुआ। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर दूर है करमतरा गांव, लालबाग थाना के अंतर्गत आता है। अभी सूचना मिली कि कुएं में 3 के लाश मिली है और घर के ही बाड़े में व्यक्ति की लाश मिली है। बता दूं कि 2 साल का जो लड़का है पीयूष है, 3 साल की लड़की काव्या है और उनकी जो 28 वर्षीय महिला है और जो व्यक्ति है हुमन लाल साहू, ये घर की बाड़ी में ही वहां पे फांसी पे लटका हुआ मिला। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। काफी बड़ी घटना है, माहौल यहाँ पे। जी जी आलोक, आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछा होगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, ऐसे में हर एंगल से जांच की जा रही होगी। जी, इस संबंध में पुलिस वहां पे जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि जो महिला है वो अपने दोनों बच्चों को लेके किसी विवाद के चलते कुएं में कूदी है और ये सब घटना के बाद दुखी होकर जो व्यक्ति है वो जाके बाड़ी में फांसी लगाया है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रही है और उसके बाद पुलिस और भी तफ्तीश कर रही है कि मामला आखिर है क्या, इतनी बड़ी घटना कैसे होगी। जी जी आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पति शव कुएं में मिले हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि कोई विवाद होगा, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। अब लालबाग पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 शव मिले हैं। करमतरा गांव में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पति पत्नी और 2 बच्चे, तो पत्नी और 2 बच्चों के शव कुएं में मिले और पति का शव बाड़ी में पेड़ से लटका हुआ मिला है। ऐसे में हर एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है। आलोक, कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, कोई सुसाइड नोट या कोई उधारी का मामला या कोई आर्थिक तंगी? लौटने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए जो लोग हैं वो कुएं में है, तो कुएं में जो 2 वर्षीय बालक है उसकी लाश नजर आई। उसके बाद हड़कंप मच गया, तुरंत गांव वालों को बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई। तो कुएं में जो 3 वर्षीय बच्चा है और वो महिला की लाश निकली और बाड़ी में ही युवक की जो लाश है फांसी पे लटका हुआ मिला। तो मामले की तफ्तीश चल रही है कि आखिर ये इस तरीके से। अभी फिलहाल इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस बहुत गहराई से इसमें तफ्तीश कर रही है। जी जी आलोक, क्या उम्र होगी बच्चों की भी और परिवार किस तरह की स्थिति थी, कुछ तो निकल कर सामने आ रहा होगा अभी? जी फिलहाल परिवार के लोग जो है खेती किसानी करने के लिए, यानी खेती करते हैं और वो खेत में ही काम करने के लिए गए थे। जो परिवार के अन्य लोग हैं, यहाँ पे पति पत्नी और 2 बच्चे ही थे। और उसके बाद जब परिवार वाले वापस लौटे तब ये कुएं में लाश दिखी और बाड़ी में व्यक्ति की लाश दिखी। तो इस तरीके से चूंकि बहुत बड़ी घटना होगी, परिवार वालों की हालत काफी खराब है। तो इसमें पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में आयोजित एक अहम बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो बीजेपी और संघ की विचारधारा से पुरजोर लड़ाई करें और उनके झूठ का पर्दाफाश करें।
सोनिया गांधी का बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को ही झूठ की फैक्ट्री बता दिया। दो 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की मीटिंग में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा, साथ ही उनके झूठ का भी पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की भी बात कही। दिल्ली से सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा तो हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस द्वेष और झूठ फैलाते हैं। बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और धार्मिक मामलों को लेकर माहौल बिगाड़ने का कई बार प्रयास किया है। देखिए, झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। तो ऐसी स्थिति तो राज्य में भी है और कुछ स्थानों में आपने देखा पहले धर्मांतरण को लेकर फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है, तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी कर रही है। सोनिया गांधी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया कि कांग्रेस तो खुद झूठ की फैक्ट्री है, उन्हें पता है कैसे झूठ बोलना है। सोनिया और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आकर देखना चाहिए यहाँ के किसानों से कैसे वादा खिलाफी हो रही है। कांग्रेस के नेता पर्दाफाश क्या करेंगे? लुटिया डूबते जा रही है, अपने पार्टी को बचाने में सफल नहीं है और बीजेपी और आरएसएस की बात तो छोड़ दे। वो उत्तर प्रदेश में आप जो घोषणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के किसानों से बातचीत करें तो केवल हवा हवाई वहाँ बोलने के बजाय एक बार छत्तीसगढ़ आकर के हकीकत को धरातल में समझना चाहिए, तो यहाँ के कांग्रेस के झूठ और फरेब की राजनीति आपको पता लग जाएगी। बहरहाल सोनिया गांधी का बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है, मगर आरोप प्रत्यारोप की इस अंतहीन लड़ाई में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहा है और कौन झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 7 नवंबर को होगी और यह बैठक वर्चुअली होगी या आमने सामने फिलहाल तय नहीं हो पाया है। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी, धान खरीदी, धर्मांतरण, किसानों को 2 साल का बोनस, खुदकुशी करने वाले किसानों को 50 लाख का मुआवजा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा आगामी 3 महीने के कार्यक्रमों और प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारियों के जिलों के दौरों को लेकर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी की दूसरी कार्य समिति की बैठक होनी है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक समग्र चिंतन पूरा देश के बारे में होता है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मुद्दे जो होते हैं उस पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की आगामी जो राष्ट्रीय कार्य समिति है दिल्ली में अभी 7 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, उसमें हमारे नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व भी शामिल होंगे। और रायपुर के आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में 2021 के उद्घाटन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, वही उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 28 अक्टूबर की रात आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा 28 अक्टूबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, PL पुनिया, BK हरिप्रसाद, लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरणदास और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का आयोजन 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जा रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व उप प्रधानमंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल पर केंद्रित प्रदर्शनी और संगोष्ठी होगी। 1 नवंबर को राज्य अलंकरण और राज्योत्सव समापन समारोह का आयोजन होगा। सभी कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। रावघाट के इलाके के लोगों की भावनाओं और प्रशासनिक कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। पिछले दिनों अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। उन्होंने अंतागढ़ ब्लॉक के 53 गाँव को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की थी। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। रावघाट इलाके के इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में सहूलियत होगी। तो नारायणपुर में शामिल होंगे अंतागढ़ ब्लॉक के 53 गांव। हालांकि केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर। और अंतागढ़ के लोगों की मांग है कि जिला मुख्यालय वहीं हो, ऐसे में उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और जो आने जाने की जो सहूलियत है वो मिल पाएगी। तो अनूप नाग के नेतृत्व में पिछले दिनों प्रतिनिधि मंडल जो है वो आकर मिला था, बातचीत हुई थी सीएम से। तो इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा से यानी कि करीब 250 किलोमीटर दूर से पैदल चलते हुए आदिवासी बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे। उनकी मांग है कि कांकेर जिले के 13 गांव और पंचायत के 58 गांव का जिला मुख्यालय कांकेर से हटाकर नारायणपुर जिला किया जाए। 6 दिनों तक पैदल चलने के बाद राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंची। इन आदिवासियों से मिलने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2022 तक इस कानून में क्रियान्वयन करा लेंगे और साथ ही ये भी कहा कि वे कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी हो। आदिवासियों का कहना है कि अगर राज्यपाल से उनकी मांग पूरी ना हो सकी तो वो पैदल ही दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक कूच करने को तैयार है। दरअसल 58 गांव के इन लोगों को कांकेर जिला मुख्यालय तक जाने के लिए करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नारायणपुर जिला महज 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य में 32 जिले बन चुके हैं और सन 8 लाख की आबादी पर एक जिले का गठन हुआ है। फिर भी जिले के गठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि सरकार लोगों की सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए फैसले लेती है। लेकिन सैद्धांतिक बेस पे और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लोगों की समस्याएं सुनी है। रायपुर स्थित राजीव भवन में दूर दराज से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री को आवेदन सौंपा। इसमें से कई मामलों के लेकर लोग वहां पहुंचे। मंत्री ने तत्काल निराकरण वहां किया है। मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक ज्यादातर मामले ट्रांसफर, नियुक्ति, अफसरों की शिकायतों और जमीन संबंधी विवाद के आ रहे हैं। 15 दिनों में एक दिन उनको यहाँ राजीव भवन आना है और आम जनों की समस्याओं को सुनना है और जितना हो सके उसको तत्काल निराकरण की दिशा में कार्रवाई करना है। उसमें अधिकतर जो आवेदन है ट्रांसफर के बारे में, विकास कार्यों के बारे में, स्वेच्छानुदान के बारे में, तो इसी प्रकार के आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। कोरबा सृष्टि मेडिकल कॉलेज के बोर्ड में सदस्य बनाने के नाम पर हुए धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई हुई है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर की शिकायत पर जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर सृष्टि मेडिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य बनाने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आपको बता दें कि इस मामले में जल्द कार्रवाई को लेकर विधायक ननकीराम कंवर ने चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
चौकी रामपुर में प्रार्थी संदीप कंवर के द्वारा एक लिखित शिकायत पेश किया गया था, जिसमें देवेंद्र पांडे को लेकर एक शिकायत किया गया है, जिसमें सिटी मेडिकल कॉलेज में 20 लाख रुपए को लेकर जो है धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा परिणाम में कॉमर्स और जियोलॉजी के प्रतियोगियों को बिना नंबर दिखाए ही सूची जारी कर दी है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो जनवरी 2019 में सहायक प्राध्यापक के 27 विषयों के 1384 पद निकले। सीजीपीएससी के जरिए प्रतियोगियों की परीक्षाएं ली गई। इसमें कॉमर्स विषय के 184 पदों के लिए भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 5 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो 179 प्रतियोगियों की सूची जारी की गई और 5 पद की सूची ही जारी नहीं की गई। इस बीच सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं था, उन अभ्यर्थियों ने अपने अंक जानने के लिए सीजीपीएससी में आवेदन किया, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें अंक नहीं बताए गए। आयोग की ओर से जानकारी नहीं देने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली समेत अन्य पर्व और त्योहारों पर पटाखा फोड़ने की समय सीमा तय कर दी है। सरकार के आदेश के अनुसार लोग अब दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। सरकार ने यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसके अलावा छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और पटाखा फोड़ने की अनुमति मिली है। इसी तरह क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को कहा है कि केवल कम प्रदूषण वाले पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस देने को कहा है। पटाखों की लड़ियां बनाने, बेचने और फोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा पटाखों के ऑनलाइन बेचने पर भी प्रतिबंध लगा है। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले इस बार खरीदारी के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र का महायोग बन रहा है। कई साल बाद गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह दिन खरीदारी और नए काम शुरू करने के लिए अति शुभ माना गया है। गुरु ग्रह के स्वग्रही होने से पुष्य नक्षत्र की महत्ता बढ़ गई है। ज्योतिष के मुताबिक पुष्य नक्षत्र के गहने, यानी कि उस पुष्य नक्षत्र में खरीदने वाले चीजें, गहने, सोना, ये सब सोने पर सुहागा होता है। मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु का उपयोग काफी शुभ और फलदायी होता है। इसलिए बहुत से लोग शुभ कार्यों और खरीदारी के लिए इस शुभ नक्षत्र का इंतजार करते हैं। पुष्य नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में बलवान होता है। यह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम रहता है। इस बार पुष्य नक्षत्र का योग 28 अक्टूबर को बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र को लेकर कारोबारियों ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। एक अनुमान के मुताबिक इस दिन अकेले रायपुर में लगभग 70 से 75 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सारे पुष्यों में सबसे अच्छा बेहतर माना जाता है गुरु पुष्य को। गुरु पुष्य में बहुत शुभ मुहूर्त होता है और हमारी पूरी तैयारी है और सोने के भाव को लेकर भी पूरी तैयारी है। सोने के भाव हालांकि अभी जरूर थोड़ा सा बढ़ गया है, 50,000 रुपए के लगभग पहुंच गया है सोना। गुरु पुष्य नक्षत्र ये 800 साल बाद ऐसा ही नक्षत्र आ रहा है जिसमें सोने की खरीदारी बहुत ही लोग अच्छे करने की संभावना है। पुष्य नक्षत्र की हमारी तैयारी अच्छे से है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा होगा कारोबार। तो धनतेरस और दिवाली से पहले खरीदारी का शुभ मुहूर्त, ये कहा जा रहा है कि ये महासंयोग है और सालों बाद इस तरह का संयोग बनता है। गुरुवार को खरीदारी का और पुष्य नक्षत्र में खरीदारी, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र को लेकर अद्भुत संयोग और जो कारोबार की उम्मीद है वो ये कह रहे हैं व्यापारी के 70 से 75 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। और आखिर में बात कैंसर की, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है। जागरूकता के जरिए और सजग रहकर कैंसर पर विजय पा सकते हैं।